बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो सिवाय बहरान के कुछ भी नहीं है। हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस वक्त तमाम तर नज़रें उन हाई ऑफिशल्स के ऊपर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत का बहरान हो या हमारी मैशियत का बहरान हो उसको कंट्रोल में लेकर आना है। मगर यहाँ पर मुल्क का ना तो वज़ीर आज़म हमें नज़र आ रहा है किसी मामले में, ना ही वज़ीर दाखिला नज़र आ रहे हैं, वज़ीर ख़जाना का कोई अता पता नहीं है, वज़ीर ख़ारजा के बारे में कोई ख़बर नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि अवाम इस वक्त महंगाई की वजह से बिलबिल आ रही है। IPPs का जो अस्तहा है वो फन फैलाए हमारे सामने खड़ा है। जमात इस्लामी का धरना हमारे सामने इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर मौजूद है, मगर वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है कोई बात नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत की सूरत हाल, इस बहरान को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक इंगेजमेंट की ज़रूरत है जो इस खला को पुर कर सकती है। लेकिन वो इंगेजमेंट किस तरह से मुमकिन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मगर इसके अलावा पाकिस्तान का इलेक्शन हुए तकरीबन 6 माह गुजर गए, मगर इन 6 माह में 6000 से ज़ायद ऐसी चीज़ें सामने आई जिन्होंने इलेक्शन के ऊपर कई संगीन सवालात खड़े किए हैं। अभी पतन की तरफ से एक रिपोर्ट सामने हमारे आई है जिसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने लाहौर के हल्का N130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल जो इलेक्शन लड़ा, वहाँ पर जो धांधली हुई वो बड़ी संगीन नौइयत की धांधली थी। बहुत सारे ऐसे बेशतर पोलिंग स्टेशन है जहां पर धांधली का जो फिगर है वो 100% को भी क्रॉस कर गया। बड़ी संगीन किस्म की मालूमात हमारे सामने मौजूद हैं जो अपने तमाम देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। अभी कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। जैसा कि आमिर साहब मैंने ये जिक्र किया अपने इंट्रो के हवाले से भी, एक हमारे पूरे इस सियासत के अंदर जो बहरान था उसमें इंगेजमेंट की कमी थी। आपको नहीं लगता कि ये जो इंगेजमेंट हो रही है मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ जावियों से, इससे कुछ बहरान पाकिस्तान की सियासत का कम होगा? मैं समझता हूँ ये जो वैसे रोज़ आ जाती है कि आज उन्होंने कहा कि बातचीत करना चाहते हैं, कोई कहता है नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हो रही है नहीं हो रही। मैं समझता हूँ जब तक बैठ के जो प्लेयर्स हैं और ये लार्जर कोई डील नहीं होगी तो स्टेक होल्डर्स नहीं कोई कंसेंसस करते हैं, तो मैं रोज़ की ये हमारे साफी भाई वक्त ज़ाया करते हैं कि आज वो उन्होंने ऑफ़र कर दी, उन्होंने नहीं कर दी। जब तक फंडामेंटल्स रिजॉल्व नहीं होंगे तो जब तक नहीं होगा, मुझे फंडामेंटल रिजॉल्व होते नहीं आ रहे। और मुझे जो अभी सूरत हाल है इस वक्त, आप ओवरऑल देखें ना, बिग पिक्चर हम पेश करते रहते हैं। बिग पिक्चर क्या है इस वक्त? इस वक्त बिग पिक्चर ये है कि इस वक्त तक पूरे मुल्क में एक इंतशार की कैफियत है। सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि आपके बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के जो ये वाक़यात हो रहे हैं और क्लैशेस हो रहे हैं। KP में ये कुरम के अंदर वो 50 का हिस्सा क्रॉस कर गया लागतों का, और वो हम उस तरह नहीं डिस्कस कर रहे। बाकी जो है अदम इस्तेहकाम के मामलात, ऑपरेशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये बहस है। सिंध में कच्चे के डाकुओं के मसले जो हैं वो हल नहीं हो रहे। अब पंजाब में वो जो कहते हैं ना जमात इस्लामी एट दी गेट्स, ये पिंडी और इस्लामाबाद के नुक्कड़ पे आगे वो बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कल वो कराची जा रहे हैं और दूसरे सूबों में भी एक्सपैंड कर रहे हैं और लाहौर वो कह रहे हैं। इसमें इशू ये है कि इसमें हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, पार्लियामेंट भी नहीं नज़र आ रही, प्राइम मिनिस्टर कहीं नज़र नहीं आ रहे कि उनका या उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, या वो ध्यान नहीं दे रहे। वरना कोशिश होनी चाहिए थी कि नज़र आते कि कोयटा जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं, सिंध में जा रहे हैं कि जनाब बातचीत करें या सारे। वो एक किस्म की वफाकी हुकूमत इररेलेवेंट नज़र आती है, बिल्कुल अलूफ है। और जा किधर रहे हैं वो राना सनाउल्लाह साहब, वो पता चल रहा है जी वो पेरिस की उनकी तस्वीरें आ रही हैं। अब देखिए ओलंपिक 7 बंदों की टीम है, 25 बंदे साथ चले गए हैं और वो पिकनिक वहाँ मना रहे हैं और मेडल नहीं आ रहे, मगर पिकनिक बास्केट वहाँ खुली हुई है। दूसरा वो यूसुफ रज़ा गिलानी में देख रहा था वो लंदन गए हुए हैं। डार साहब तो चले जी ईरानियन सदर के उसके ऊपर जाना था, उनकी अलबरदारी पे वो भी है, मगर वो भी एक सारे तो चल रही हैं। जो औरंगजेब साहब हैं वो चीन जाते हैं, कभी इधर आते हैं उधर जाते हैं, तो दौड़े आ रही हैं। मुल्क के अंदर कोई नहीं जा रहा।
ओ भाई मुल्क के अंदर मामला ठीक कर लोगे तो कहीं लंदन, पेरिस, चीन जाने की जरूरत नहीं है। यही वो लोग सारे कह रहे हैं, यूएई, चाइना सारे कह रहे हैं आप अपने दाखिली इंतशार को कंट्रोल करें, आप सियासी इस्तेहकाम लगे आए। तो सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई काम और वफाकी हुकूमत जिसको नजर आना चाहिए वो बिल्कुल भी। अब देखें वो उनके लिए कैश 22 है। कैश 22 क्या है कि अगर वो रिजॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व क्या है कि फिर ये कहना होगा कि फॉर्म 45 जो है, जिसका भी आपने बताया कि नवाज शरीफ का, वो अभी दूसरे सेगमेंट में बताएंगे कि 100% से भी टर्नआउट क्रॉस कर गया तो वो 45 का अगर मसला रिजॉल्व कर लें या वो ये कर लें तो उनकी हुकूमत नहीं रहती। सो लिहाजा वो रिजॉल्व करना नहीं चाहते, उनको सूट नहीं करता रिजॉल्व करना। नहीं करते तो ना यहाँ पे मईशत तरक्की कर पाएगी, ना सरमायाकारी आएगी, ना यहाँ पे ठहराव आएगा। सो ये फंस गए हैं ये जो है ना। और दूसरा, अब वो आईपीपी गेट, ये आईपीपी गेट बन गया है वाटर गेट की तरह कि ये अजदहा जो है ये इनके यहाँ भी इनसे फंस गए हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, इनके गले जो है ना पड़ गई है। आईपीपी गेट इनके गले पड़ गया है कि वहाँ भी ये है कि अगर उसका कच्चा चट्टा खोलते हैं, उसकी ऑडिट कराते हैं, हीट ऑडिट कराते हैं, फोरेंसिक ऑडिट कराते हैं, तो उसके अंदर से जो इतलाएँ आ रही हैं, जो गौर एजाज साहब जो नक्शे पेश कर रहे हैं, जो अब खबरें निकल के आ रही हैं, हमने बताया कि जनाब फोक यहाँ का गन्ने का वो साउथ अफ्रीका की इंडेक्स जो सबसे महंगी है उसके भाव बिक रहा है, डॉलर्स के भाव जो है सोने के भाव बिक रहा है यहाँ पे गन्ने का। अच्छा, उसमें जो है करते हैं तो खुद फंसते हैं। वो तमाम मुआहदे जो हैं वो ज्यादातर नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत में, वो इनकी जो 9799 गवर्नमेंट थी उसमें या 2014-15 में हुए हैं, तो वो निकल आते हैं सारी चीजें। ये वो तफ्तीश नहीं करवाना चाहते, इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब आईपीपी तो नहीं खुलेगा। अब वो रोक कैसे पाएंगे? एप्टमा जो है वो चली गई है, उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन में मांग लिया कि हमें इंफॉर्मेशन दें, और सुप्रीम कोर्ट में पीसीसीआई चली गई है, ऑलरेडी उन्होंने पिटीशन कर दिया कि जनाब ये इंसानी हकूक का मसला है, लोगों का कंज्यूमर का मसला है, वफाद आमा का मसला है, और इस पर 184(3) नहीं है, और पाकिस्तान के सारे बिजनेस और कारोबारी लोग उसके अंदर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। और वो क्या कह रहे हैं? ओपन अप करें, सिर्फ तफ्तीश करा दें। तो तफ्तीश से कैसे रोका जा सकता है? वो ये भी कह रहे हैं कि 40 खानदानों पे मुकदमे भी करेंगे। कैश 22 ये आ गई है कि ये इसके अंदर फंस गए हैं, खोलें तो तब मुसीबत, ना करें तो तब मुसीबत। दूसरा, एक पार्लियामेंट में वो भी इंक्वायरी चल रही है, सेनेट वालों ने भी मांग लिया है, सुप्रीम कोर्ट भी मांगेगी, हम भी मांगेंगे, एफपीसीसीआई वाले अपनी वो लेके आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि बिल्कुल ठीक है कि ये इससे पहले जो गौहर एजाज साहब के ऊपर जो कल मुसद्दक मलिक साहब देख रहे हैं बड़े सख्त अल्फाज में वो एक तमस्खर उड़ा रहे थे कि जी ये खुद जब निगरान क्यों नहीं, मैं खुद उनका बहुत नाकिद रहा हूँ, पर एक कॉज मेरा कोई उनसे जाती मसला नहीं है, किसी जगह मेरा उनसे इख्तिलाफ है, इस चीज़ ये हमें हम जो 20-30 साल से लगे हुए हैं ये कह रहे हैं कि जनाब ये फॉल्टी मुआहदे हैं, ये मुजरमाना मुआहदे हैं, तो वो हमारी बात कर रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर ये कह देना कि जी उन्होंने खुद नहीं किया तो हमने नहीं करना, तो ये तो कोई ना करने वाली बात है। आमिर साहब ये भी बात हो रही है कि ये एक वक्ती उबाल है। याद है आपको, हम अपने ही मुकाबिल के प्लेटफॉर्म से आईपीपीस के हवाले से बड़ी बात करते रहे। यहाँ पर एक गुफ्तगू हो रही है कि ये वक्ती उबाल है, और खासतौर पे अब सनतकारों के चूंकि दुम पर पांव आया है, हुकूमत अगर इन्हें कुछ फैसिलिटेट कर देती है तो फिर अवाम जाए भाड़ में, ये लोग खुद अपना काम कर लेंगे। बिल्कुल सनतकारों के शुक्र है दुम के ऊपर पांव आया है। वो ये आर्गुमेंट कुछ हद तक तो ठीक है कि जनाब ये पहले सब्सिडी लेते रहे गैस की और बिजली की, तो कोई तकलीफ नहीं थी, उस वक्त अवाम का दर्द नहीं था। उनको सस्ती बिजली चाहिए, चाहे पहले वो एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल जो है हमारा पैसा लेके उनको सब्सिडी दे रहे थे। वो कहते हैं, उनका एक आर्गुमेंट वो बिल्कुल ठीक है कि जनाब हमें या तो आप उस कीमत पे बिजली दें जो कि जायज़ है, ये जाली चोरी जो बिजली आपसे नहीं कंट्रोल हो रही, ये जो कैपेसिटी चार्जेस जो आप नाजायज तौर पे ले रहे हैं 36%, जो बिल के अंदर आप देखें ना 60 रुपए का है तो 36% जो है तकरीबन 20-25 रुपए वो कैपेसिटी चार्जेस के हैं, और कोई 7 से 11% जो है बिजली की चोरी है, 25% टैक्स है।
वो भाई वो कह रहे हैं कि ये आप तीनों चीज़ों में अगर कमी कर लें तो हमें जायज़ दे दें, तो हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। तो उनको बजाय इसके कि उन पर एहसान किया जाए सब्सिडी का, उनको जायज़ दे दी जाए। अच्छी बात है कि उनकी वजह से शायद आवाम की भी सुनी जाए, वरना तो ना गवर्नमेंट की दुम पे ऊपर पाँव था, ना उनकी दुम के ऊपर पाँव था। अगर किसी के ऊपर पाँव नहीं, पूरा हाथी का पाँव था, वो आवाम थी। लेकिन आमिर साहब ये भी तो है ना कि अभी से नहीं, कई सालों से ये मामला चल रहा है। शुक्र है कि उम्मीद एक निकल आई है कि इसमें से मैं नहीं समझता ये दबाया जा सकेगा। ये मामला जिस तरीके से आप देखें ना, सड़कों के ऊपर लोग पड़े हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जमात इस्लामी ने लीड ली हुई है, पीटीआई भी पीछे पीछे है, उसके बाद पार्लियामेंट में सेनेट के अंदर भी बात हो रही है, अदालतों के अंदर मामला चल रहे हैं, एफपीसीसीआई चल रही है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जाता। मेरा नहीं ख्याल है ये दबने वाला। आमिर साहब लेकिन हर हुकूमत जो है वो हिस्सा बकदर चुस्सा जिस बड़े को दे देती है, उसके बाद चीजें जो है वो इख्तिताम की तरफ चलती हैं। इस वक्त मामलात को आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी मिफ्ता, बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने का। मैं प्राइमरीली मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो बिजली का मसला है, जो महंगाई से भी जुड़ा हुआ है, और वो डायरेक्टली ये IPPs का इशू है, वो बिल्कुल जो है अब नाक तक आ चुका हुआ है। मगर गवर्नमेंट एक डिनाइल में नज़र आती है। वैस लगारी साहब ने साफ ही कह दिया कि जनाब वो बिल्कुल भी मुआहिदों को जो IPPs के हैं उनके मतलब कोई बातचीत नहीं करेंगे, वो डोर शट है। उसके बाद अदालतों तक बात चली गई है, सेनेट के ऊपर, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रही, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे आ गई हैं। तो जो नाज़रीन को समझाने के लिए 3 बड़े इश्यूज हैं इससे रिलेटेड IPP से। एक है डिस्ट्रीब्यूशन का मसला, जिसके अंदर लाइन लॉसेज और बिजली चोरी का है। दूसरा कैपेसिटी चार्जेस का है, जो कि 36% आज गौहर एजाज साहब कह रहे हैं कि ओवरऑल बनता है देखा जाए तो तमाम बिल पर यूनिट के लिहाज से। और तीसरा टैक्सेस का है। तो आपकी मैं कल देख रहा था, आपने एक सजेशन दी कि इसका एक वे आउट है कि 25% के करीब जो डोमेस्टिक में तकरीबन रफली जो टैक्सेस हैं तो वो PSTP से काट लें, सूबों में और वफाक में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो कोई आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। मैं चाहूँगा एक तो अपने प्रपोजल को ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर बाकी भी बात करते हैं आपसे। जी आमिर भाई, जो घरेलू सारिफ के ऊपर एक टैक्स लगता है वो 18% इन सेल्स टैक्स लगता है हर बिल के ऊपर, बिजली की कीमत के ऊपर। और उसके बाद अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा का बिल हो तो 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर और ये दोनों टैक्स जो हैं वो अगर घरेलू सारिफ पे भी काट दें, कमर्शियल सारिफ पे भी काट दें, कमर्शियल के ऊपर आपका 37% डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं। और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं हो, जो कि 95% पाकिस्तानी नहीं है, तो फिर उस पर टैक्स भी, एक फर्दर टैक्स भी लगता है और एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है। तो अगर ये सारे टैक्सेस हम हटा देते हैं तो ये बिल जो है वो आपका 25% घरेलू सारिफ का कम हो जाएगा, 20% घरेलू सारिफ का कम हो जाएगा, 30% कमर्शियल का कम हो जाएगा, 20-30% जो है वो इंडस्ट्रियल सारिफ का कम हो जाएगा। और इसका जो भी नुकसान होता है वो वफाक को 185 अरब रुपए का नुकसान होगा, वो PSDP से कम कर ले। वैसे ही आपने 1150 अरब रुपए रखा हुआ है PSDP, और 600-700 अरब रुपए आपके पूरे पाकिस्तान में ADBs और PSDPs मिलाकर MNAs और MPAs के प्रोजेक्ट्स में हैं। अगर वो कम कर दें तो कोई इतने इसमें कोई अमर माने नहीं है, कोई कम नहीं हो सकता। और आप इस वक्त बिजली के अंदर फिल फॉर 20-25% आप जो है वो लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। 20-25 का मतलब ये है कि 15 रुपए पर यूनिट जो है उनकी बिजली जो 60 रुपए पड़ रही है वो 45 पे आ सकती है। और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि नुकसान वफाक को, नुकसान क्या वो एक गैप कहीं से कम है, जो कि PSDP फॉर एग्जांपल आप और हम बात करते रहे हैं कि जो MNAs को दे रहे हैं ये और MPAs को दे रहे हैं, वो एक टोटल एक करप्शन की राह दिखाना है, उसको माइनस कर दें।
बिल्कुल, मतलब वही कम करना है। तो आप समझ लें कि 20% जो है, अगर 25% टैक्स लगाए तो 20% ऊपर से कम हो जाएगा कीमत, तो वो एक आसानी हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मजीद T&D लॉसेस को बेहतर ना करें, आप मजीद जो है बिल कलेक्शंस को बेहतर ना करें, आप मजीद जो है वो IPPs के मुआहिदों को जहां देख सकते हैं वो ना देखें, वो तो आप करें, लेकिन वो करने में क्योंकि वक्त लगता है, तो ये तो आप फिल फॉर कर दें ना कि भाई आप जुलाई के बिल से कह दें कि हम टैक्स नहीं वसूल करेंगे, और जिसने बिल भर दिया है उसको आप कहेंगे यार तुमको अगले महीने उसका हमको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये तो आप फौरन कर देना चाहिए हुकूमत को। देखें आमिर भाई, सियासी तौर पर भी इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान की जो जग रसानी हो रही है, जो लोग बात कर रहे हैं वो बिजली के बिलों की वजह से। आप देख लीजिए कि घरों में, मोहल्लों में, दुकान के बाहर, मसाजिद के बाहर इस वक्त गुफ्तगू सिर्फ बिजली के बिलों पे हो रही है। तो इस वक्त हुकूमत को भी अपनी सियासी भी साख बचाने के लिए, जो भी है उसमें को बचाने के लिए बिजली के बिलों में कुछ ना कुछ रिलीफ देनी पड़ेगी। ये PSDP इनको काम नहीं आएगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। ये बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन का मसला भी हल करना चाहिए, लाइन लॉसेस चोरी को रोकना, मगर ये तभी होगा कि डिस्को उसको प्राइवेटाइज करें, और वो लगता है मिनिमम साल 2 साल उसके अंदर लग जाएंगे। तो फौरी तौर पे तो एक टैक्सेस का है या IPPs का है। IPPs में अब आपको दोनों पार्टीज की पोजीशन पता है। अब ये एप्टमा वाले और PCCI ये एक तरफ आ गए हैं, और ये 40 घराने जो बताए जा रहे हैं, जो कि 106 जिनके कंपनीज हैं एक तरफ। तो क्या पॉसिबल रीजनेबल सोल्यूशन है इन माहिदों में जो कि किया जा सके? देखिए आमिर साहब, जो IPPs में से तकरीबन 1835 अरब रुपए पिछले साल, 1883 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले साल IPPs को दिए थे। इस साल भी शायद इतना होगा, 2050 अरब रुपए होगा। इन 1883 अरब रुपए में से 388 अरब रुपए तो हुकूमत ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दिए थे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए। ठीक, ये नहीं है कि वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये पैसे रख लेता है, वो पैसे लेकर आगे चाइनीज सप्लायर्स को और बैंकर्स को देता है, जिनसे आपने K2 कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट लिया है, और जिनसे इस वक्त आप चश्मा 5 बना रहे हैं, चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट के, जिनसे चश्मा 3, चश्मा 4 बना था। इसी तरह आपने तो ये इसी तरह आपने 400 अरब रुपए से 407 अरब रुपए आपने दिए थे इम्पोर्टेड कोल के प्लांट्स को, जिसमें साहिवाल का चाइनीज ओन्ड है, पोर्ट कासिम का चाइनीज एंड कतरी कंबाइंड ओन्ड है, हपको का जो लगा हुआ है वो 75% चाइनीज, 25% पाकिस्तानी ओन है, और एक पोर्ट कासिम में छोटा लगा है जो 100% पाकिस्तानी ओन है। इसी तरह 2000 मेगावाट की बिजली के घर लगे हुए हैं थर कोल के से, जो थर कोल से चलते हैं, जिसमें सबके अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है या चाइनीज बैंक लोन्स हैं। तो आप इनको मना नहीं कर सकते कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, लेकिन आप इनको ये ज़रूर कह सकते हैं कि यार हम इस वक्त पैसे देने के काबिल नहीं रहे, तो हमको थोड़ी सी मराद दे दो और थोड़ी सी रीस्केजुलिंग कर दो कि जो अगले 4 साल में तुम हमसे पैसे ले रहे हो वो हमसे 8 साल में ले लो, 9 साल में ले लो। ये चीज़ तो हो सकती है। मिफ्ता, इंपोर्टेड कोल क्योंकि इस वक्त गले की हड्डी है और सबसे महंगा प्लांट ही वो है। ये 22% मेरे सामने ये पड़ा हुआ है, गौर एजाज साहब ने ये ट्वीट भी की हुई है कि 22% की कैपेसिटी है, और ये 84 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है, और 423 जो है ना अरब रुपया इनका ड्यू है, देने के लिए काफ़ी दे चुके हैं, कुछ देने वाला है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये डील जो हुई है इसके अंदर की तो सुकम है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कन्वर्जन वाला, हम ये स्टोरी करने जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं टेक्निकली और लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियली भी इसको कन्वर्जन, ये वैस लगारी साहब कही जा रहे हैं, मगर गालबन उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। सर मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी मालूमात है, और मेरी मालूमात आप जानते हैं कि काफ़ी थोड़ी सी इतनी गलत नहीं होती है। ये $500 मिलियन में चारों प्लांट्स जो है ना, सिर्फ $500 मिलियन की इजाफी इन्वेस्टमेंट से ये कन्वर्ट हो सकते हैं, और 1 साल के अंदर, पहले साल में $1 बिलियन की आपको कोयले की कीमत में ही बचत होगी, फॉरेन एक्सचेंज में बचत होगी। तो ये कन्वर्ट तो हो सकते हैं। नंबर 1, क्योंकि हम ऑलरेडी देखें ना, हम ऑलरेडी चला रहे हैं ना थर्ड कोल पे प्लांट्स।
तो ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर आपको बॉयलर्स बड़े करने हैं, क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है और इसके अंदर हीटिंग वैल्यू कम होती है कोयले में। इसकी हीटिंग वैल्यू जो होती है वो 400-500 MBBTU होती है, और वो जो बाहर से कोयला आता है उसकी 800 होती है, तो 8000 होती है। तो उसके अंदर आपने थोड़ी सी कोयला बड़ा, बॉयलर्स बड़े करने हैं, ये हो सकता है। चलें इस बात को छोड़ दें। देखिए आमिर भाई, जिस चीज़ पे आप निशानदेही कर रहे हैं कि कोई करप्शन का एलिमेंट था, मैं उधर जा भी नहीं रहा हूँ। मैं तो आपसे ही गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, इतने सारे इंपोर्टेड कोल के प्लांट जो हमने लगाए हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि एक गरीब मुल्क अगर गर्मी के अंदर ज़ीरो बिजली लोड शेडिंग कर देता है और 30-32 हज़ार 35 हज़ार मेगावाट बनाने की कैपेबिलिटी कर लेता है, तो सर्दी में उसके वो प्लांट्स बंद रहेंगे। जब सर्दी में प्लांट्स बंद रहेंगे तो जो गौर साहब ने बताई ना बात कि हमने इतने पैसे दिए लेकिन बिजली नहीं ली, कोई बिजली इसने ले ली कि सर्दी के अंदर डिमांड ही कम हो जाती है। आप भी 30,000 मेगावाट से 10,000 मेगावाट पे आ जाएंगे तो 20,000 मेगावाट तो बंद रहेगा। तो आप ये बात कर रहे हैं कि यार गर्मी के अंदर या तो जीरो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, 2 घंटे की लोड शेडिंग कर लो पाकिस्तान भर में, ताकि सर्दियों में इतने बिल ज़्यादा ना हो या सारा साल बिल ज़्यादा ना हो। और अगर आपने 2 घंटे की लोड शेडिंग नहीं करनी तो ये तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो एक तो ये कि हमारा पॉलिटिकल इंसेंटिव भी होता है ना कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त भी कोशिश कर रही थी कि कराची से पेशावर एक नई ट्रेन की लाइन लगा दे। 8-7 बिलियन डॉलर्स का लोन चाइना से लेने चले गए थे। जो आपने बताई बात, 470 अरब रुपए तो हमने चाइना को दिए नहीं है पिछले, जो पावर प्लांट्स में ड्यू हैं। आप मजीद लोन ले रहे हैं तो भाई कौन देगा पैसे, वापस कौन करेगा? हम ही करेंगे ना पाकिस्तानी। तो कितना बोझ डालोगे? तो ये बात तो है कि हमने शायद पावर प्लांट्स में तो ये थोड़ी सी ज्यादती कर ली और बहुत जल्दी बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, तो वो एक मसला है। मिफ्ता, माफ़ कीजिएगा, आप बड़े ही मुस्बत सोच के हामिल हैं। मैं इतना मुस्बत अंदाज से नहीं सोचता। मेरी नौकरी का भी कुछ ऐसा ही तकाजा है कि मुझे किसी और एंगल से भी देखना पड़ता है। और मुझे जब ज़्यादा शक पड़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा डील्स के अंदर जो है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं IPPs का किया जा सकता, अगर ये ऑडिट करवा लिया जाए और वहाँ से पता चले कि यहाँ पे घपले हुए हैं, फ्रॉड हुआ है, तो फिर IPPs का बड़ा कुछ किया जा सकता है। वो फिर लीगली बड़ा मजबूत हो जाता है। मैं वो भी 2 आपको चीज़ें बता देता हूँ। वो भी मैं जो देखें, जो लोगों का तासुर होता है, मैं खुदा न खास्ता किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक तासुर पाया जाता है वो ये जाता है कि IPPs ने जो हीटिंग वैल्यू बताई है वो गलत बताई है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं 160 ग्राम फर्नेस ऑयल से 1 किलोवाट आवर पर बिजली बनाता हूँ, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो 140 ग्राम फर्नेस ऑयल से 1 किलोवाट बिजली बना लेते हैं और 20 ग्राम उनको बच जाता है और उसके वो पैसे उनको फालतू मिल जाते हैं। वो काफ़ी पैसे होते हैं बाय द वे। तो एक तो ये लोगों का एक आम तौर पर मुशाहिदा है, तो इसको भी देख सकते हैं, जिसके लिए आप लोग कहते थे कि हीट रेट ऑडिट करवाओ कंपनीज का, हीट रेट ऑडिट। और दूसरा एक जो मुशाहिदा है वो ये है कि जो कोल कंपनीज ले रही हैं उनसे आपने एक डील करी है कि एक साउथ अफ्रीकन इंडेक्स पे लेंगे कोल। अब साउथ अफ्रीकन, लेकिन हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी सीमेंट की मिल रहे हैं कराची में भी और पंजाब में भी, वो अमूमन साउथ अफ्रीकन इंडेक्स से $75 $50 सस्ता या कुछ डॉलर सस्ता ले लेते हैं कोयला। तो कयास आ रहा ये है कि शायद जो दीगर IPPs की कंपनियां हैं वो भी शायद इंडेक्स से सस्ता लेती हैं, लेकिन हमको इंडेक्स पे चार्ज कर रही हैं। वो भी काफ़ी पैसे होते हैं, लेकिन उस पर मैंने सुना है कि उस पर कुछ काम हो रहा है। लेकिन अगर ये लोकल कोल पे आ जाएंगे तो ये मसले से भी निकल जाएंगे। एक वजह से जो कंपनियां रेजिस्ट करती हैं लोकल कोल पे जाने पे और कहती हैं कि मुमकिन नहीं है, वो यही वजह है कि उनको बाहर के कोयले लेने से उनको कुछ ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन हमको वो बात नहीं सुननी चाहिए। हमको चाइनीज अथॉरिटीज से ये बात करनी चाहिए कि हमको आप लोकल कोल पे ले आइए, और साथ साथ हमको चाइनीज अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए कि हम जो है वो थोड़ा सा तवील हमको मुद्दत दे दो ये पैसे वापस करने के लिए। जो डिबेट में गौर एजाज साहब से, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो थोड़ा सा माजरत के साथ जो मुझे इत्तेफाक नहीं है वो ये है कि ये नहीं कह सकते आपके IPPs के पैसे बंद कर दो, या जो जमात इस्लामी का धरना है कि IPPs बंद कर दो। IPPs बंद कर देंगे तो बिजली खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। मैं उनकी साइड नहीं ले रहा बिल्कुल, मगर ये बात ये है कि अगर ऑडिट में से कुछ ना निकले और खराबी ना निकले तो किसी
को कोई एतराज नहीं होगा, मगर इसमें एक एलिमेंट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका कई लोगों का ये ख्याल होता है, ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि देखें पाकिस्तान के बड़े मुश्किल हालात थे और जो इन्वेस्टमेंट था, रिस्क एलिमेंट बड़ा ज़्यादा था, तो प्रॉफिटेबिलिटी उनका जायज़ हक है। बात यह है कि जब आपने 100% कैपेसिटी चार्जेस ले लिए, आपकी कई जगह पे इक्विटी भी बताया जा रहा है कि जनाब बड़ी कम थी या ना होने के बराबर थी, और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो 40% और 70% तक के बताए जा रहे हैं, तो फिर ये आपका कहना कि जी गवर्नमेंटें जो हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं और गैर दानिस्ता, मैं यकीन करें, मैंने वही कहा, आप उस पर सोच के हामिल है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप ठीक है, मेरी आमिर भाई देखें ना, मैं और आपका कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम दोनों ऑडिट के हक में हैं। हम दोनों इस चीज़ के हक में है कि चीज़ें खोल दो, इसमें तो कोई मेरा कोई मसला नहीं है। और मैंने आपको दो चीज़ें जहाँ पे मुझे अंदेशा है कि थोड़ी सी, और मैं बड़े लंबे पैसे की बात कर रहा हूँ, ये जो हीट रेट ऑडिट की बात कर रहा हूँ, और आप समझ गए कि किस रेट पे भी खरीदते हो, वो बहुत बड़े काफ़ी पैसे होते हैं। और मैं जाहिर है कि आपको पता है कि बड़े मोहतातों के बात करते हैं, ताकि कोई खुदा न खास्ता कोई ये नहीं कह सके कि मिफ्ता इस बात पे सियासत कर रहा है। मैं भी सियासतदान हूँ, मैं भी अपोजिशन पॉलिटिशियन हूँ, मैं भी चाहूँ तो ये इस वक्त बड़ी हुल्लड़बाजी कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरा वो नहीं है शेवा। मैंने तो देखें आमिर भाई, देखें हमको अपनी गलतियाँ भी ठीक करनी पड़ेंगी। आज भी सिंध के अंदर आपको विंड पावर फ्री में मिल रहा है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान नहीं ले सकती क्योंकि आपके पास ट्रांसमिशन केबल नहीं है। इसमें तो किसी IPP वाले का कसूर नहीं है, इसमें तो किसी चाइनीज का कसूर नहीं है, इसमें तो कसूर मेरा और आपकी है, हमारी हुकूमतों का कसूर है ना कि हमने ये नहीं किया। तो हमको अपनी गलतियां भी दुरुस्त करनी होंगी। इसके अंदर अगर अवाम इस वक्त कह रही है तो बिल्कुल ऑडिट खोल दें, बिल्कुल चीज़ें खोल दें, इसमें कोई अर्ज नहीं है। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, आप लोगों को खोल के हर चीज़ बता दें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये IPPs के दरवाजे पे जब आप जाएंगे तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज़ कि आप इसके अंदर टर्म्स को लंबी कर दें और पेमेंट्स को कम कर दें। इसके अलावा IPPs को यूनिलैटरली पैसे ना देना वुड बी अ सोर साइड। आप भी पेट्रोलियम को हैंडल करते रहे हैं, एनर्जी को देखते रहे हैं, तो ये इशूज़ हमेशा होते थे, मगर बातचीत होती थी आपसे, आप एक्सेसिबल भी थे और खुल के। अभी मुझे लगता है गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक रवैया जो इनका है कि बात भी नहीं सुननी, बात करनी भी नहीं है, और हमने कुछ करना नहीं है, IPPs नहीं हो सकते, और एक काउंटर अटैक गौहर एजाज साहब का आर्गूमेंट के अंदर जवाब जिस तरह आप दे रहे हैं ये भी दे सकते हैं, मगर ये कह देना कि ये देखें निगरान हुकूमत में थे तो ये इन्होंने खुद को नहीं कर लिया, मोहम्मद अली साहब वो थे या वो था, भाई वो अगर नहीं किया तो ये कोई बहाना तो नहीं है। दूसरा जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक चीज़ जो गवर्नमेंट फौरी कर सकती है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही, कि जो 52% इनका अपना शेयर है IPPs का, कैपेसिटी वाले जो कारखाने हैं, वो लॉसेस को कंज्यूमर पे डालना तो एक अपनी गलतियों को टोटली वो करना, वो तो टोटली नाजायज़ है, वो क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, एक तो ये कि अगर गौहर एजाज साहब ने कभी हुकूमत में थे और इसका अगर वो 6 महीने की हुकूमत में वो नहीं कर सके, लेकिन अगर आज इनकी कोई बात अच्छी है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इनकी ये बात को या इनकी दलील को रद्द कर सकते हैं इस बात पे कि आपने क्यों नहीं किया। ये क्या बात है? ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। अगर उनकी बात में वजन है तो उनकी बात में वजन है, नहीं है तो नहीं है, तो आप उसकी बात को फेस वैल्यू पे लें। दूसरी बात ये कि देखें, ये जो हुकूमत को आप पैसे देते हैं, मैंने तो आपको बताया कि 79% पैसे हुकूमत की इदारों को या फॉरेन इदारों को हैं। उन पैसों में हुकूमत ने आगे बैंक की गारंटीज दी हुई होती हैं, और मतलब वो सॉवरेन गारंटीज हैं, लेकिन इसके अंदर अगर कोई गुंजाइश बाकी है तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। लेकिन जो पहली बात है ना, जो आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि पहली बात है कि यार ये इतने लोग, अगर आमिर मतीन जैसे जय्यद साफ़ी अगर ये बात करना चाहते हैं तो फिर इसको खोल दो, इनके सामने इनको कागज दे दो, ये 2-4 दिन पढ़ेंगे, ये भी देखेंगे, ये भी शायद कोई बात कर लेंगे इसमें से अच्छी, मिफ्ता इस्माइल जैसों को भी कागज मिल जाएगा तो शायद मैं भी कुछ समझदारी की बात। आपके पास सारे कागज हैं, इसलिए हमें भी बड़ा मोहतात होकर बात करनी पड़ती है आपसे। लास्टली ये जो है बड़ी अच्छी बात है, कोई भी कहीं से भी खबर आए कि ये CCC+ जो है ना, ये रेटिंग आ गई है फिश वालों की, तो मगर एक उसके ऊपर ओवर सेलिब्रेशन और भंगड़े डालना, जबकि इस वक्त आप और हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट आने के लिए एक माहौल चाहिए होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कोई बातचीत का माहौल नजर आए, तो ओवरऑल जो सिनारियो देखते हैं, सिर्फ ये रेटिंग एक बढ़ने से तो कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो नहीं पैसे यहाँ लाएगा। देखिए, रेटिंग एजेंसीज का अपना काम होता है, लेकिन सच्ची बात ये आमिर भाई कि मैं इस मुल्क में 30 साल से कारोबार कर रहा हूँ या सियासत कर रहा हूँ, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए, मैंने आज तक इतनी मायूसी कभी नहीं देखी, बड़े से बड़े आदमी में भी और छोटे से छोटे आदमी।
मैं आपको सच बता रहा हूँ कि चाहे वो बिजनेस ओनर्स हों, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, प्रोफेशनल हों, मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर कभी इतनी मायूसी पाकिस्तान में नहीं देखी, मईशत के हवाले से या ओवरऑल हवाले से। तो मतलब एक इन्वायरमेंट ही नेगेटिव हो गया है पाकिस्तान में, पेसिमिस्टिक इन्वायरमेंट हो गया है। हमको बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी और हमको अपनी हुक्मरानी को फंडामेंटल चेंज करना पड़ेगा। हम सचमुच नहीं समझ रहे, मेरे ख्याल से हुकूमत को इदराक नहीं है कि हम कितनी मुश्किल में फंसे हुए हैं एज अ नेशन, और बहुत सारा काम इसको करना पड़ेगा और ये काम से आंखें चुराने से काम नहीं बनेगा। ये आप जैसा मुस्बित सोच का हामिल आदमी जब ये इस तरह की बात करता है कि कितनी मायूसी फैली हुई है, तो जाहिर है फिर वाकई बड़ी तकलीफ तो होती है। लास्टली ये जो 1% जो पॉलिसी रेट के अंदर किया है, वो कह रहे हैं कि जनाब ये ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है, बहुत कम है, इसको सिंगल डिजिट में करना चाहिए था। क्या ख्याल है, कहाँ ये पॉलिसी रेट होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि पिछली मरतबा भी इनको 2% कम करना था, वो 1.5 पे रहे। इस बार कम से कम 1.5 से 2 करना चाहिए था, 1 पे रहे। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं ये लोग। ये MPC के अंदर भी जो लोग हैं वो मेरे ख्याल से इतने समझदार लोग नहीं हैं। मैं आपको सचमुच बता रहा हूँ कि ना हुकूमत पाकिस्तान का फ़ायदा है, ना मईशत का फ़ायदा है, किसी का फ़ायदा नहीं है। IMF भी बनाने कह नहीं कर रहा आपको 6-6, 7-7, 8-8% आपने पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, पागलपना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये वही है, अपने सर पे हम गोली मार रहे हैं। सीरियसली, मतलब इस वक्त स्टेट बैंक की मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि बड़ी भूल थी कि ये 1% और कम ना कर देता, लेकिन अब मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी से एक और MPC करेंगे और 1-8% और कम कर देंगे। देखने वालों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।